Hello friends, welcome to Prep IAS. Today in this video, we will discuss about how to write good answers in mains. मेंस में किस तरह से अच्छे आंसर्स लिखे जाएं. Friends, here is little bit information about myself, right? अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, which is आंसर राइटिंग. Friends, आंसर राइटिंग is an art which can be learnt over a period of time. अब इसका मतलब क्या हुआ? सपोज अगर आप आज एवरेज आंसर्स लिख रहे हैं तो विद टाइम एंड विद प्रैक्टिस आप गुड आंसर्स लिख सकते हैं. एंड इट रिक्वायर ओनली 3 थिंग्स. नंबर 1 इज एफर्ट्स. फ्रेंड्स, एफर्ट्स किसको करने होंगे? आपको करने होंगे. नंबर 2 इज प्रैक्टिस. एंड प्रैक्टिस किसे करनी होगी? आपको करनी होगी. एंड नंबर 3 इज गाइडेंस. एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट गाइडेंस. फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग की क्वालिटी 6 फैक्टर्स या फिर 6 एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है. और ये 6 फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर 1 इज कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंटेंट, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन. फ्रेंड्स, अगर हम इन 6 फैक्टर्स को इम्प्रूव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी. अब हम 1 बाय 1 इन सारे फैक्टर्स को डिटेल में समझते हैं. नंबर 1 इज कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. इसका मतलब क्या होता है? क्या आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ पा रहे हैं? वॉट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्या आप क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे पार्ट्स छुपे होते हैं. क्या आप क्वेश्चन के कीवर्ड्स को समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, तो ये सभी कीवर्ड्स होते हैं. क्या आप क्वेश्चन से जुड़ा हुआ करंट अफेयर उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? क्योंकि आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के बेसिस पे आते हैं. एंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन के लास्ट में डायरेक्टिव आपको दिया जाता है. फॉर एग्जांपल कमेंट, डिस्कस एंड डायरेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन की अप्रोच चेंज हो जाती है. तो फ्रेंड्स, अगर इन सभी चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं तो हम कहेंगे कि आपकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है. अब सवाल आता है कि इसको किस तरह से इम्प्रूव करें. फ्रेंड्स, इसको इम्प्रूव करने का केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करनी होगी. आप जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना होगा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होगा. जहाँ तक पॉसिबल हो कोशिश कीजिए क्वेश्चन को करंट अफेयर से लिंक करने की कि क्या ऐसा पॉसिबल है. क्वेश्चन को आपको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. एंड ऐसा किस तरह से करते हैं हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे. एंड सबसे लास्ट में आपको डायरेक्टिव वर्ड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके रिगार्डिंग क्या अप्रोच होनी चाहिए ये आपको पता होनी चाहिए. फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2019 का ये क्वेश्चन था. इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन ए डिक्लाइन which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcome discuss. फ्रेंड्स, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन यहाँ पे डायरेक्टिव वर्ड क्या है? डिस्कस. तो इसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे. अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की. यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल, ये फर्स्ट कीवर्ड है. देन लॉ मेकर, देन डिक्लाइन और आखिर वाला कीवर्ड है क्वालिटी. तो फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं. अब फ्रेंड्स, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का मतलब क्या होता है? प्राइवेट मेंबर. एंड लॉ मेकर मीन्स बिल. इट मीन्स दोस्तों इस क्वेश्चन का संबंध प्राइवेट मेंबर बिल से है. एंड ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि 2015 में राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था. एंड फ्रेंड्स, वो बिल कौन सा था? ट्रांसजेंडर बिल 2014 उसको राज्यसभा में पास किया था.
एंड लास्ट टाइम 1970 में ऐसा हुआ था जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट से पास हुआ हो, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हो और आंसर में इसको शामिल करते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनको आपको एड्रेस करना है। नंबर 1, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल, उनका क्या रोल है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना होगा। नंबर 2, डिक्लाइन। तो फ्रेंड्स, डिक्लाइन के सपोर्ट में आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि बिटवीन 2014 टू 2018 900 प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे और लेस देन 2% पे ही डिस्कशन हुआ, तो इससे आप डिक्लाइन को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है क्वालिटी को किस तरह से इम्पैक्ट किया गया है। फ्रेंड्स, आप लिख सकते हैं कि सिंस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन का रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और अगर अपोजिशन के व्यू पॉइंट पर डिस्कशन ही नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ डिबेट्स काफ़ी कम हो रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है, उसके रीजंस आपको देने होंगे एंड सबसे लास्ट में आपको सॉल्यूशंस बताने होंगे, वे फॉरवर्ड बताना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे पार्ट्स छुपे होते हैं, आपको हर पार्ट को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको सेपरेटली आपको एड्रेस करना है। अब फ्रेंड्स, जो डिफरेंट डायरेक्टिव्स होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है और किस तरह की अप्रोच हमको अडॉप्ट करनी है, वो सभी इस टेबल में आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल, कमेंट, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, देन डिस्कस, इवेल्युएट, एनालाइज, एक्सप्लेन एंड उसके बाद एलुसिडिएट। तो जब इस तरह के डायरेक्टिव्स होते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होगी, यहाँ पे मैंने समझाया है। अब फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है कंटेंट। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि किस तरह से डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब फ्रेंड्स, हमको हर कीवर्ड को, हर पार्ट को एड्रेस करना है, कुछ इंफॉर्मेशन देनी है और उसी को कहते हैं कंटेंट। बट फ्रेंड्स, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है, आपका कंटेंट सामने वाले स्टूडेंट से अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने कंटेंट को एनरिच करना होगा और इसके लिए आपके कंटेंट में एग्जाम्पल्स होने चाहिए, रिपोर्ट्स होनी चाहिए जैसे कि ARC रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स होने चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, केस स्टडी होनी चाहिए, कुछ करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर ये सभी इंफॉर्मेशन आपके कंटेंट में होगी तो आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, देन आपकी मेन बॉडी होती है और सबसे लास्ट में होता है कंक्लूजन। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है एक आंसर को लिखने का। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मेन बॉडी को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन हम सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जब आप मेन बॉडी में एक आंसर लिखते हैं तो कुछ लोग हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट फॉर्मेट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट पार्ट है उसको यहाँ लिखेंगे, उसकी हेडिंग बनाएंगे और फिर उसके सम्मान में 4 या 5 पॉइंट बुलेट की फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। कुछ लोग पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं, बट दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हेडिंग और बुलेट पॉइंट फॉर्मेट काफ़ी पसंद आता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक तो ज़्यादा पॉइंट लिख सकते हो, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होता है और इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए मैं पर्सनली हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट को रिकमेंड करता हूँ। एंड फ्रेंड, जब आप बुलेट पॉइंट लिखें तो जो मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट होगा उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, आपको अपने पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। ऐसा न हो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे लास्ट में आप लिख रहे हैं। इसके अलावा अपने स्ट्रक्चर को एनरिच करने के लिए फ्लो चार्ट्स, एरो डायग्राम्स, मैप्स एंड फिगर्स का यूज आपको करना होगा। इससे आपका स्ट्रक्चर काफ़ी एनरिच्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज। आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, मतलब सामने वाले को, एग्जामिनर को समझ में आ जाए, इतना काफ़ी है। हमें इसमें परफेक्शन नहीं ढूंढना है। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो वो सेंटेंस सिंपल होने चाहिए, आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स या जार्गन्स हमको यूज़ नहीं करने हैं।
स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है, जब किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन आता होता है तो स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हो। वहीं दूसरी तरफ जब आपको क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ये स्पेसिंग बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, इसको आपको अवॉइड करना है। स्पेसिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। इसके अलावा कटिंग को आपको अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ लिखा, उसको काट दिया, ऐसी काटापीटी नहीं चलनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज ग्रामर। आपकी ग्रामर ठीक ठाक होनी चाहिए, ज़्यादा गलतियां आपको नहीं करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि इंट्रोडक्शन में हमें कितनी लाइंस लिखनी चाहिए। तो अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो 2 to 3 लाइंस सफिशिएंट है। अगर 15 मार्कर क्वेश्चन है तो 3 to 4 लाइंस सफिशिएंट होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको एक क्वेश्चन पूछना होगा, वाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, और इसका जो भी आंसर होगा वही आपका इंट्रोडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि राज्यसभा ने बिल पास किया था, तो वही यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन है। अब दोस्तों, इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कीवर्ड को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप कोई डेफिनेशन लिख सकते हो, आप कोई आर्टिकल नंबर और उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, आप इशू की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें आप इस तरह से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइवेट मेंबर बिल का कितना बड़ा रोल है, इससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। तो ये भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। इसके अलावा आप कुछ रिपोर्ट्स कोट कर सकते हो, आप कुछ इंडेक्स कोट कर सकते हो, आप कुछ फैक्ट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 1970 में लास्ट टाइम प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था, तो इस तरह की फैक्ट्स आप इंट्रोडक्शन में रख सकते हो। नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन। फ्रेंड्स, कंक्लूजन कितना लंबा होना चाहिए? तो अगर 10 मार्कर है तो 2 to 3 लाइन्स सफिशिएंट है। अगर 15 मार्कर है तो 3 to 4 लाइन्स मोर देन इनफ होती हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप कंक्लूजन लिखें तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, आपका कंक्लूजन वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेंड्स, आपको एक्सट्रीम स्टैंड अवॉइड करना होगा। बट फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आपको एक्सट्रीम स्टैंड लेना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एक्सट्रीम स्टैंड ले सकते हो। ये आपको डिसाइड करना होगा केस टू केस बेसिस पे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे बुद्धा का मिडिल पाथ काफ़ी यूजफुल होता है। अब फ्रेंड्स, कंक्लूजन में आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन, फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन, कुछ पॉजिटिव सोल्यूशंस देना होता है। कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, जैसे कि हमारा कंक्लूजन निगेटिव नोट पे एंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमने जो क्वेश्चन देखा था, अगर उसमें आप इस तरह से कंक्लूड करें कि सिंस 1970 से एक भी बिल पास नहीं हुआ है, इट मीन्स प्राइवेट मेंबर बिल का कुछ भी यूज नहीं है, तो ये निगेटिव नोट हो जाएगा। इस तरह से आपको नहीं लिखना है। सेकंड पॉइंट, आपको कंक्लूजन में कोई दूसरा क्वेश्चन रेज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, उसी क्वेश्चन में अगर आप इस तरह से कंक्लूड करें कि सिंस 1970 से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है, तो इसकी यूटिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको वहां पे आंसर देना है, ना कि आपको क्वेश्चन रेज करना है। लास्ट पॉइंट इज, आपको रिटोरिक्स अवॉइड करनी है। फॉर एग्जांपल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह के रिटोरिक्स आपको अवॉइड करने होंगे। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गए वो 6 फैक्टर्स जिनका हमको ध्यान रखना है। अब वो सभी पॉइंट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हमको आंसर लिखते समय याद रखने होंगे। फर्स्ट वन, वर्ड लिमिट का हमको ध्यान रखना होगा, उसको क्रॉस नहीं करना है। मैक्सिमम 10% की आप विंडो ले सकते हैं। एंड दोस्तों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होती है, तो वहाँ पे आपको अननेसेसरी पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, पॉइंट्स रिपीट नहीं करने हैं, जो पेरिफेरल पॉइंट्स होते हैं वो नहीं लिखने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उनको लिखिए, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, किसी भी हाल में भले ही कुछ भी हो जाए,
मार्जिन के बाहर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इस केस में निगेटिव मार्किंग होती है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने हैं। फॉर एग्जांपल, विलेज की किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर आप इंटरनेट बेस्ड सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है, तो आपको इस चीज़ को भी कंसिडर करना होगा कि विलेज में बहुत से लोगों के पास इंटरनेट नहीं होगा और काफ़ी सारे लोग इलिटरेट होंगे, तो आपके सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल होने चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन पे अपना सिर फोड़ते रहते हैं कि जब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं उसको वहीं छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। जब सेकंड राउंड आएगा तब आपको उसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल टाइम कम से कम कंज्यूम करना है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोग हर आधे घंटे में उनको पानी पीना है, उनको टॉयलेट जाना है, पेन उनको चेंज करना है, और कुछ लोग तो सामने वाले को देख के परेशान होते हैं कि यार वो तो काफ़ी टाइम से लिख रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमको अवॉइड करना है। हमारा फोकस हमारे आंसर्स पे होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर क्वेश्चन में परफेक्शन चाहिए। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, यूपीएससी के केस में ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर क्वेश्चन परफेक्ट हो। आपका फोकस होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस, आपके आंसर्स अबव एवरेज हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर ऐसा भी आप कर पाते हैं तो बिलीव मी, आपकी रैंक काफ़ी अच्छी आएगी। अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो आपको अच्छे से आते हैं आप उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए। इससे होगा क्या कि शुरुआत में स्ट्रेस कम होता है, ठीक है, और आप अच्छे से आंसर्स लिख भी सकते हैं। तो कम टाइम में आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहेगी। एंड फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अनफेमिलियर होते हैं, जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, अब उनका क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी रिलेवेंट पॉइंट उस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है तो उसको छोड़ दीजिए। अननेसेसरी वहाँ पे पॉइंट्स मत लिखिए, क्योंकि इससे होगा क्या, जो एग्जामिनर है उसका दिमाग खराब हो जाएगा और इसका असर आपको दूसरे क्वेश्चंस की मार्किंग पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एक या दो रिलेवेंट पॉइंट्स पता है तो केवल उतना ही लिख दीजिए। फालतू में आंसर को क्रिएट नहीं करना है, जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में बीटिंग अराउंड द बुश, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूं कि आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। अब दोस्तों, जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व 3 थिंग्स। नंबर 1, रिकॉल। आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हो, जो चीज़ आपने मेमोराइज की है अब आप उसको रिकॉल कर रहे हो। नंबर 2 इज रिसाइकिल। आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो। एंड लास्ट वन इज रिप्रोड्यूस, मीन्स आप इंफॉर्मेशन को आंसर की फॉर्म में लिख रहे हो। तो दोस्तों, ये तीनों एक्टिविटीज शामिल होती हैं प्रैक्टिस में। और इसका फायदा क्या होता है, नंबर 1 फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस के डिफरेंट पार्ट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे होता क्या है कि क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है कि इस आंसर में मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मेरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन कौन से पॉइंट मैं लिखूंगा, और ये सभी प्रैक्टिस से ही आता है। एंड फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको 2 या 3 पॉइंट ही याद आ रहे हैं, जबकि आपको एटलीस्ट 4 to 5 या 6 पॉइंट लिखने हैं, तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप इस सिचुएशन को भी हैंडल कर पाओगे। और वो कैसे, आप 2 या 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख दोगे, और उसके बाद 2 या 3 जनरल पॉइंट लिख दोगे उस टॉपिक के संबंध में, और इससे आपका आंसर जो है अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। लास्ट पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फायदा है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम बाउंड आंसर राइटिंग करते हो तो उससे एक तो आपकी स्पीड में इंप्रूव होता है, आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो। एंड फ्रेंड्स, आपको 20 के 20 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी प्रेशर वाली कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये सभी वो टिप्स हैं जिनको अगर आप अपने आंसर में शामिल करते हो तो इससे आपके एवरेज आंसर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इफेक्टिव एंड एक्सीलेंट आंसर में। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
हमारे इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।